के खिलाफ पूरे इंडिया में भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ उन्हें अलग अलग नाम से चिढ़ाया जाता है। हम लोग चाइनीज नहीं है और हम चिंग पोंग चिंग कुछ नहीं है, हम भी भारतीय हैं। My own country, fellow Indians, they made me feel like I don't belong here. I was just controlling my tears. I was like, crying from inside. It breaks my heart. हम भी इंडियन हैं, हम लोग को चाइनीज मत बोलो, हम लोग को चिंकी मत बोलो। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सब बुलाना तो आज बहुत ही ज्यादा आम बात हो गई है, पर हद तो तब पार हो जाती है जब ये रेसिस्ट अटैक्स इतने सीरियस हो जाते हैं कि लोगों की जान ही चली जाए। आपने त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा का केस तो सुना होगा, जो देहरादून पढ़ने आया था। एक दिन शाम में वो अपने भाई के साथ जब मार्केट जाता है तो कुछ लोग दोनों भाइयों के लुक्स को लेकर उन्हें चिढ़ाते हैं। उन्हें चाइनीज, कोरोना, मोमो, नेपाली ये सब बोला जाता है, और जब एंजल इसके अगेंस्ट बोलता है तो उस पर चाकुओं से वार कर दिया जाता है। और एंजल ने तब भी बार बार कहा आई एम इंडियन, पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बिना प्रूफ के इंडियन माना ही कहा जाता है, और वो बस उसे मानते गए, जिसके कारण वो कई दिन तक हॉस्पिटलाइज रहता है और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि जिसको ये कहकर मार दिया गया कि वो इंडियन नहीं है, उसके फादर PSF फोर्स में है, he serves the nation, पर बदले में उन्हें मिला उनके बेटे की मौत। और ये केस कोई पहला केस नहीं है। 2014 में भी अरुणाचल प्रदेश के नीडो तानिया जब दिल्ली में आए थे तो उनका काफी मजाक बनाया गया था उनके लुक्स को लेकर, और फिर बात इतनी बढ़ गई थी कि नीडो पर अटैक्स हुए और इंजरीज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आपको पता है, जब बांग्लादेश आज नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है तो ये रहे नॉर्थ ईस्ट के लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए, जो ये बता रहे हैं कि वो दिल से इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे, ये देश भी उन्हीं का है। एंड अरुणाचल, जिसको चाइना हमसे छीनना चाहता है, पर वहाँ के लोग पूरी तरह से भारत के हैं। कहते हैं कि जब एक बार चाइना ने अरुणाचल पर हमला किया तो वहाँ के गाँव वालों ने घर के बर्तन लिए और चाइना के अगेंस्ट भारत को डिफेंड किया। तो और क्या प्रूफ थे वो कि वो भारतीय हैं। सबको समझना होगा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। आज ही की तारीख में भारत में 6 धर्म, 300 कास्ट, 25,000 सब कास्ट और करीब 270 भाषाएं हैं। और जाहिर है जो लोग उनसे उनके सिटीजनशिप बार बार प्रूफ करने को बोलते हैं या उन्हें इंडिया का पार्ट ही नहीं समझते, उन्हें नॉर्थ ईस्ट इंडियंस की देशभक्ति का कोई अंदाजा ही नहीं होगा, जिनके पूर्वज इस देश के लिए अपनी जान देकर चले गए और आज भी वही नॉर्थ ईस्ट इंडियन हमारे देश को बॉर्डर्स पर डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट होते हुए भी हम मेनलैंड इंडियन उनको अपना पार्ट ही नहीं मानते, क्यों उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं हर लेवल पे। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि जो डिस्कनेक्ट आप फील कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बाकी इंडिया के बीच, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसे प्लान किया गया था 120 सालों तक। एक ऐसी कहानी जिसके बाद आप इंडिया के मैप को कभी सेम नजर से नहीं देख पाओगे। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1826 जब ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपना पहला कदम रखा था। इनके नॉर्थ ईस्ट जाने से पहले नॉर्थ ईस्ट में भी राजा हुआ करते थे, वहाँ भी कुछ लोग हिंदू हुआ करते थे, और फिर ब्रिटिशर्स ने अहोम डायनेस्टी को खत्म करके आसाम को कब्जा लिया और उसे एक सरहदी इलाका घोषित कर दिया। मतलब नॉर्थ ईस्ट अब से इंडिया का हिस्सा होते हुए भी अलग माना जाने लगा। अब आप सोचोगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए नॉर्थ ईस्ट एक दीवार थी चाइना और बर्मा के अगेंस्ट अपने एम्पायर को बचाने के लिए। और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इस दीवार को स्ट्रॉन्ग रखने का अब एक ही तरीका है, और वो है उसे बाकी इंडिया से बिल्कुल अलग कर देना। और इसीलिए उन्होंने 1873 में सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, इनर लाइन। ये एक ऐसा कानून था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा खींची हुई एक ऐसी लकीर थी जिसके पार अब से मेनलैंड इंडियंस वहाँ फ्रीली नहीं जा सकते थे। ना तो वो वहाँ अब जमीन खरीद सकते थे और ना ही सेटल हो सकते थे। और उन्होंने कहा ये इनर लाइन वो ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए लाए हैं, लेकिन असली कारण था नेशनलिज्म आइडियाज को नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने से रोकना और नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट रखना। आप मुझे बताइए कि अगर उन्हें सच में ट्राइबल एरियाज के कल्चर की इतनी ही फिक्र थी तो उन्होंने फिर वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज को जाने से क्यों नहीं रोका। इस इनर लाइन परमिट के बाद वहाँ क्रिश्चियंस के अलावा और कोई भी धर्म नहीं जा सकता था। और फिर 1929 में आती है उनकी एक और चाल, जिसमें नॉर्थ ईस्ट को बैकवर्ड ट्रेड्स बोल दिया गया। ये उनका सिर्फ एक बहाना था अपनी असली इंटेंशन को पूरा करने का, जो नॉर्थ ईस्ट के
इलाकों को अपने कब्जे में रखने की थी। इसीलिए उन्होंने इन इलाकों को सीधे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ला दिया, जिससे नेशनल लीडर्स का वहाँ कोई से ही न बचे। अब 1935 तक आते आते नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट एक अलग कंट्री बन चुका था, सिर्फ नाम से इंडिया का हिस्सा था। और फिर उन्होंने बहुत ही स्मार्टली 1935 में एक्सक्लूडेड एरियाज लॉ पास किया। मतलब बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया कि ना तो अब इंडियन लीडर्स का कंट्रोल रह गया है नॉर्थ ईस्ट पर, और ना ही मेनलैंड से कोई करेक्शन। और फिर आता है फाइनल मास्टर स्ट्रोक। 1943 से 1945 के बीच एक ब्रिटिश ऑफिशियल रेजिनाल्ड कॉपलैंड एक प्लान लेकर आते हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलते ही नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर सबको मिला के एक अलग ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बनाएंगे। कारण था नॉर्थ ईस्ट के टी गार्डन्स, रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी। पर जब इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी को पता चलता है तो उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया और ये घोषित कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इससे एक बात साफ थी कि ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट नेचुरली इंडिया का पार्ट बने। और 1946 तक ब्रिटिश समझ गए थे कि नॉर्थ ईस्ट पर डायरेक्ट कंट्रोल अब पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने एक नया गेम खेला। दरअसल जुलाई 1947 में सिलेट रेफरेंडम हुआ और वहाँ के लोगों ने वोट किया ईस्ट पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। लेकिन फाइनल बॉर्डर एक ब्रिटिश लॉयर सिरिल रेडक्लिफ बना रहा था और उसने रेफरेंडम के खिलाफ जाकर सिलेट को बीच से काट दिया। सिलेट का ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया और एक छोटा सा हिस्सा करीमगंज इंडिया को। और इसका परिणाम ये है कि आज भी दोनों कंट्रीज के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स खत्म नहीं होते। और उनकी सबसे खतरनाक चाल थी ईस्ट पाकिस्तान की बाउंड्री जानबूझकर ऐसे काटना कि इंडिया के पास नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए सिर्फ एक 22 किलोमीटर वाइड रास्ता बचे, जिसे हम आज चिकन नेक कहते हैं। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रैप में फंसाने की एक डेलिब्रेट कोशिश थी। मतलब वो सोच कि नॉर्थ ईस्ट के लोग डिफरेंट हैं, आउटसाइडर्स हैं, ये वही बीज है जो ब्रिटिश ने 100 साल पहले बोया था। और कड़वा सच तो ये है कि ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन उनका सिस्टम, इनर लाइन परमिट, चिकन स्नैक आज नहीं रह गया। और वो माइंडसेट वो हम सबके अंदर है, आज भी है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हिस्ट्री नहीं रियलिटी है, तो इसे शेयर करो और इसके बारे में बात करो, क्योंकि लूप तभी ब्रेक होता है जब हमें पता चल जाए कि हम लूप में हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मुझे आपसे कहना है कि ऑलरेडी फॉरेन पावर्स हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, और अगर हम अंदर से ही खोखले होने लगे, खुद के लोगों को ही दूर करने लगे, तो उनका काम तो आसान हो जाएगा। तो इस रेसिज्म को हमें रोकना होगा, धीरे धीरे ही सही, पर सबको समझना तो होगा, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलती तब तक भारत नहीं बदलेगा। और ये बात बहुत सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट भारत का एक हिस्सा है और ये देश जितना मेरा है उतना ही उनका भी। और अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।